साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक आज हमारा ये चौथा दिन है। अभी तक 3 दिनों में हमने पढ़ा है जी कि आयुर्वेद को अगर सीखना है तो हमें पहले शरीर को समझना पड़ेगा। जब तक हमें अपने शरीर की समझ नहीं होगी तो फिर हम आयुर्वेद नहीं सीख पाएंगे और उस पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने वैद्य बनना है तो पहले शरीर की समझ होना जरूरी है। तो इसी कड़ी में अभी तक हमने पढ़ा कि वात पित्त कफ क्या है, 7 धातुएं क्या है, पंच महाभूत क्या है, 3 मल क्या है। फिर हमने इनके कार्य भी पढ़े। जो पिछले 3 दिन की हमारी कक्षा रही है उसका निचोड़ ये है कि भाई जब भी हम भोजन करें तो वो शरीर में जाके पचना चाहिए। यानी कि जब भी भोजन करें वो इस दृष्टि से खाना है कि वो अंदर जाके पचे। केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं खाना है। अगर पेट भरने के लिए भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर में हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हमने देखा कि जब भोजन पेट में जाता है तो पेट में जाके जब वो पचता है तो उससे रस बनता है जी। फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बनती हैं। तो हमने इस क्रम में देखा है कि भोजन का महत्व क्या है। भाई भोजन से शरीर चलता है। शरीर को स्वस्थ रखना है या शरीर को लंबा चलाना है तो भोजन पचना चाहिए अंदर जाके। केवल खा लिया उतना काफ़ी नहीं है जी। हम देखते हैं कि लोग बीमारियों के लिए 10 साल, 20 साल या जीवन के अंतिम दिन तक दवाइयाँ खाते रहते हैं। क्यों खाते रहते हैं? क्योंकि वो दवाइयाँ खाते हैं लेकिन उनके बीमारियों के जो कारण थे वो ऐसे ही चलते रहते हैं। वो अपने कारणों को बंद नहीं कर पाते हैं। जब तक कारणों को बंद नहीं करेंगे तो आप कितनी भी बड़ा हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर या बड़ी दवाइयाँ खा लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है जी। तो भोजन से शरीर चलता है, भोजन से शरीर का निर्माण होता है। अगर हमें बीमारी हुई है तो कहीं ना कहीं भोजन का सिस्टम ठीक नहीं है और हमारा भोजन पच नहीं रहा है जी। तो हमें स्वस्थ होना है, अपने शरीर को बचाना है, अपना पैसा और समय बचाना है। तो हमने भोजन को पहले ठीक करना पड़ेगा, फिर जाके चिकित्सा का नंबर आता है जी। कल हमने पढ़ा कि भोजन से 7 धातुएं बनती हैं, उनके क्या क्या कार्य है। परसों हमने ये पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन से गलत तरीके हैं जिनसे भोजन सड़ता है और बीमारियां होती है। उन तरीकों को अगर हम ठीक कर लें तो भोजन पचता रहेगा तो बीमारियां नहीं होगी। हमने पढ़ा कि भोजन से 7 धातुएं शरीर में कैसे बनती है। क्या भोजन पचने से केवल धातुओं निर्माण तक का ही कार्य है या शरीर में कुछ और भी होता है जी? आप देखते होंगे कि बहुत से रोगी ऐसे मिलते हैं जिनको हार्ट की समस्या है। बहुत से रोगी ऐसे मिलते हैं जिनको फेफड़ों की समस्या है। बहुत से रोगी ऐसे होते हैं, किसी के लिवर में समस्या है, किसी की प्लीहा में समस्या है, किसी महिला की यूट्रस में समस्या है, मासिक धर्म नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा आ रहा है, या मासिक धर्म में गांठ है। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। पुरुषों में भी इसी तरह की समस्याएं हैं। किसी को समस्याएं हैं कि बाल झड़ रहे हैं, बाल जल्दी पक रहे हैं। तो ये सब समस्याएं क्यों बनती है जी, और इन सब तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? हमने देखा कि भोजन पचने से धातुएं बनती है। क्या भोजन का कार्य इतना ही है कि भोजन पेट में जाके पचा, उससे फिर रक्त रस बना, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, या इससे आगे भी कुछ बनता है? किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को फेफड़ों की समस्या है। तो ये समस्या क्यों होती है जी? हम आज थोड़ा सा और आगे शरीर को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक हम शरीर के स्ट्रक्चर को, शरीर की संरचना को नहीं समझ पाएंगे तो हम अपनी बीमारी को नहीं समझ पाएंगे। और जो साथी प्रैक्टिस करते हैं तो वो रोगी की बीमारियों को नहीं समझ पाएंगे और उसको उचित चिकित्सा नहीं दे पाएंगे जी। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या है, फेफड़ों की समस्या है, किसी महिला में स्तन की समस्या है कि डिलीवरी के बाद दूध नहीं आता है, या डिलीवरी के बाद या पहले भी स्तन बारी है लेकिन फिर भी दूध नहीं आ रहा है। किसी महिला में समस्या हो सकती है कि स्तन का आकार ही छोटा है, उस कारण से दूध नहीं आ रहा है। तो ये सब समस्याएं क्यों पैदा होती है जी? बाल क्यों झड़ते हैं, बाल क्यों पकते हैं, लीवर प्लीहा की समस्याएं क्यों होती है,
रक्त की समस्याएं, यूट्रस संबंधी यानी पूरे शरीर की समस्याएं क्यों होती है जी? जब हम भोजन करते हैं, भोजन पेट में जाके दो ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। पचेगा तो शरीर में लगेगा, सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। जब वो पचता है शरीर में जाके तो सबसे पहले रस बनता है जी। फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सातों धातुएं बनती है। अब जब वो रस बनेगा, ये जो सात धातुएं बनी हैं, ये धातुएं भी कहीं ना कहीं शरीर में आगे जाके ऑर्गनों को पोषण देने का काम करती है जी। इस तरह से हमारा पूरा शरीर का एक चैन बनी हुई है और पूरा शरीर चलता है। जैसे कि हमारे शरीर में भोजन के पचने से रस बनता है। रस का हमने कार्य पढ़ा कि भाई वो हमारे शरीर को पोषण देता है और अपने से अगली धातु को पोषण देता है। ये हुआ रस का कार्य। इसके अलावा भी रस और भी कार्य करता है। क्या करता है? रस हमारे हृदय को ताकत देता है जी, फेफड़ों को ताकत देता है। रस, महिलाओं का जो स्तन है वो कैसा होगा, वो रस धातु के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी व्यक्ति या महिला के फेफड़े कैसे होंगे, हार्ट कैसे होगा, उस और महिलाओं में स्तन कैसे होंगे, ये रस धातु के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी को हार्ट की समस्या है तो हमें ये देखने की जरूरत है कि वहां पे रस धातु में गड़बड़ी है जी। क्या गड़बड़ी है? या तो ये हो सकता है कि रस धातु बिल्कुल ही कम बन रही है, जिससे कि आगे सप्लाई नहीं पहुंच रही है, वहां पे कमजोरी जैसी संप्राप्ति बन रही है। या ऐसा हो सकता है कि रस बहुत बन तो बहुत ज्यादा रहा है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है जी। ऐसा क्यों होगा? जैसे कल हमने पढ़ा था कि भाई संकीर्ण आसन, हम कई तरह के मिले जुले भोजनों का सेवन करते हैं। हमारे भोजन में मल्टीग्रेन आटा है, 5 प्रकार के आटे। हमारे भोजन में दाल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, रोटी भी है, इतना सारा है। इसके अलावा भी हम एक दो आइटम ले रहे हैं। तो यहाँ पे समस्या क्या आती है जी? समस्या ये आती है जब इतना सारा हम खाते हैं तो उसका पाचन नहीं हो पाता। क्योंकि आप मल्टीग्रेन में अगर 5 प्रकार का आटा ले रहे हैं, उसमें हो सकता है गेहूं का आटा है, बाजरे का आटा है, मक्के का है, चने का है, या कोई भी आटा। तो एक आटा हो सकता है वहां पे भारी हो, एक हो सकता है हल्का हो, एक हो सकता है वहां पे स्निग्ध यानी कि चिकना हो, एक हो सकता है कि उसका स्वभाव ड्राई हो, रुक्ष हो। तो अब पेट कंफ्यूजन में है कि भाई पचाए किसको। जब हम कई तरह के मिले जुले आहारों का सेवन करते हैं, या जो 7 प्रकार के हमने आसन पढ़े थे, वो 7 गलत तरीके जिनसे शरीर में जाके भोजन सड़ता है। तो उन सब गलतियों से जब अंदर जाके भोजन सड़ता है तो अंदर आम बनता है। अब पेट में हमारे कोई भी चीज पहुंच गई है तो वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होगी। अब वो अच्छी पहुंची है तो अच्छी होगी, बुरी पहुंची है तो बुरी होगी। मान लो हमारा भोजन सड़ रहा है, भोजन सड़ रहा है तो अंदर क्या बन रहा है जी? कल हमने पढ़ा था कि भोजन सड़ने से आम बनता है जी, अधपचा भोजन जिसका स्वभाव विष जैसा है। अब वो जब आम हमारे हार्ट में पहुंचेगा, हमारे फेफड़ों में पहुंचेगा, या महिलाओं के स्तन में पहुंचेगा, क्योंकि रस धातु कि ये रस धातु के 2 आश्रय स्थान बताए गए हैं जी, फेफड़े और हृदय। और स्तन है जो वो उसका उपधातु है। उपधातु पहले रस बनेगा, भोजन पचने से रस से फिर आगे स्तन की निर्मित होती है। अब हृदय में समस्या है, फेफड़ों में समस्या है, स्तन में समस्या है, तो वहां पे जो रस धातु है या तो वो कमजोर होगा, कम बनेगा, या वो अधिक बनेगा, जरूरत से अधिक। अधिक मतलब अगर उसमें आम बन रहा है तो उससे क्या होगा जी? स्तन का साइज तो बड़ा होगा लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आम अधिक है जी। तो इस तरह से जो ये धातुएं हैं ये केवल अपने तक सीमित नहीं है। इन धातुओं के आगे शरीर में उपधातु है, इनके आगे मल है, इनके आश्रय स्थान है। अब किसी व्यक्ति के हृदय में समस्या है, फेफड़ों में समस्या है, किसी महिला को स्तन में समस्या है, तो वहां पे हमें रस धातु को देखना पड़ेगा जी। इसी प्रकार से रस से अगली जो धातु है वो रक्त है जी। अब रक्त की जो उपधातु है वो है जी महिलाओं में होने वाला मासिक धर्म।
जो महिलाओं को हर 28वें दिन मासिक धर्म बनता है वो खून से बनता है जी। अब किसी महिला का खून पहले ही अच्छा नहीं है तो मासिक धर्म तो गड़बड़ाएगा ही जी। हो सकता है किसी महिला के अंदर खून कम हो सकता है कि किसी महिला में खून तो ज्यादा है लेकिन वही आम जैसा है, उसके अंदर खून के अंदर आम अधिक भरा पड़ा है, तो वो भी यूट्रस को खराब करेगा। क्योंकि 28 दिनों तक जब वो आम विष वाला रक्त वहां रुकेगा तो वो क्या है जी, उसमें क्वालिटी नहीं है, तो वो पीसीओडी जैसी संप्राप्तियां, रसोली, गांठ और पैदा कर देगा यूट्रस के अंदर। जो रक्त के आश्रय स्थान हैं वो लीवर और प्लीहा बताए गए हैं जी। रस रस से जब रक्त बनता है तो रक्त के आश्रय स्थान लीवर और प्लीहा बताए गए हैं। अब रक्त अच्छा नहीं है तो लीवर में भी गड़बड़ी आएगी, प्लीहा में भी गड़बड़ी आएगी। अभी आप लोगों को ग्रुप में एक एक चार्ट भेज रहे हैं जी, वो आप सभी ने देखना है। उसमें हम समझ पाएंगे कि हमारा भोजन पचने से 7 धातुएं बनती है। उन धातुओं से आगे कौन कौन सी उपधातु बन रही है, कौन से मल बन रहे हैं और कौन से उनके आश्रय स्थान है जी। तो धातुओं में अगर गड़बड़ी है तो उनके आगे जो उपधातु है, उनके मल है, उनके आश्रय स्थान है, उनमें भी गड़बड़ी मिलेगी। तो अभी ग्रुप में भेज रहे हैं, गुरदर्शन जी इसको स्क्रीन पे लगाएंगे तो सभी साथियों ने एक बार इसको देखना है जी। आप सब साथी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ एक चार्ट बना हुआ है जी। इसमें लिखा है, एक तरफ धातुएं लिखी है जी, फिर आगे लिखा है उनके मल और उससे आगे लिखा है उपधातु। हमारा भोजन जब पेट में जाके पचता है तो सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बनती है जी। अब ये 7 धातुएं आगे भी कुछ ना कुछ निर्माण कर रही है या किसी ना किसी ऑर्गन को ये सपोर्ट कर रही है जी। जैसे कि रस है, जो रस रस का जो आश्रय स्थान है जहां पे रस रुकता है वो हमने बताया हृदय और फेफड़े जी। तो किसी को हृदय और फेफड़ों में जो समस्या है तो उसके रस धातु को ठीक करने की जरूरत है जी। अब रस का जो उपधातु बताया गया है वो स्तन लिखा है जी, स्तन, महिलाओं के स्तन। अब अगर स्तन में किसी महिला को समस्या है तो वहां पे हमें रस धातु को ठीक करने की जरूरत है। उसको समझने की जरूरत है कि इसका खान पान और सिस्टम ऐसा है जो रस अच्छा नहीं बन रहा है या उस रस में बिगाड़ आ रहा है जी। और इसके जो मल बताए गए हैं हमारे जीभ के ऊपर, नेत्र के अंदर और गाल के अंदर, ये जो अंदर की तरफ जल है तो ये भी रस धातु का मल है जी। भोजन पचने से रस बनेगा, वो रस आगे क्या कार्य कर रहा है जी, वो रस अपने से अगली धातु रक्त को पोषण दे रहा है, वो अपने उपधातु स्तन को पोषण दे रहा है, वो हमारे हार्ट को और फेफड़ों को पोषण दे रहा है। इसके साथ साथ उसका जो मल रहेगा, उसका जो सार भाग होगा वो तो जी हृदय, फेफड़े और स्तन को पोषित करेगा। और उसमें से जो मल निकलेगा वो उससे ये बनेगा जी जीभ, नेत्र और गाल के अंदर का जल। तो अब किसी का जीभ के ऊपर जो जल है वो सूख गया है जी, तो वो सूख गया है तो उसमें क्या हेतु मिल सकता है हमें, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ही चिकनाई नहीं खाता है जी, रूखा सूखा आहार खाता है, उस बासी खाता है, ताजा आहार नहीं खा रहा है, यानी कि रस अच्छा नहीं बन रहा है। रस अच्छा नहीं बन रहा है तभी इसमें गड़बड़ी आई है जी। तो इसी तरह से दूसरी हमारी जो धातु है वो है जी रक्त।
अब रक्त यानी कि खून, रक्त का जो आश्रय स्थान है वो यकृत और प्लीहा है। रक्त है जो यकृत यानी कि लीवर, लीवर में बनता है, लीवर उसको रंगने का काम करता है, प्लीहा उसको पकाने का काम करती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में खून बनता है। अब आप देखते होंगे किसी व्यक्ति का ऐसा रिपोर्ट आती है कि लीवर का साइज बढ़ा हुआ है जी, किसी व्यक्ति की ऐसी रिपोर्ट आती है लीवर का साइज सिकुड़ गया है जी। तो ये सब अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रस अच्छा नहीं है जी, रक्त अच्छा नहीं है। रक्त का जो उपधातु है वो है महिलाओं का आर्तव, महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है। अब अगर मासिक धर्म में गड़बड़ी है तो समझ लो रक्त धातु में भी गड़बड़ी है। जब रक्त धातु अच्छी होगी तो वो ही उस मासिक धर्म को पोषित करेगी जी। इसका जो मल बताया गया है वो बताया गया है जी रंजक पित्त। आगे है मांस धातु, जो मांस धातु है उससे उसका आश्रय स्थान पूरा शरीर है जी, संपूर्ण शरीर है। जैसे हमने रस का आश्रय स्थान देखा, उसका आश्रय स्थान हृदय और फेफड़े थे। फिर रक्त का हमने आश्रय स्थान देखा, उसका आश्रय स्थान लीवर, प्लीहा और संपूर्ण शरीर है जी, रक्त का भी। इसके बाद तीसरी धातु है मांस धातु। जो मांस धातु है उसका आश्रय स्थान अंग विशेष नहीं है जी, संपूर्ण शरीर है, क्योंकि मांस लगभग संपूर्ण शरीर के हर एक हिस्से के अंदर है जी। तो मांस का आश्रय स्थान संपूर्ण शरीर है। और इसके जो मल है वो है कान, नाक के अंदर का मैल जी। अगर यहाँ पे अधिक मैल निर्माण हो रहा है तो कहीं ना कहीं मांस धातु अच्छी नहीं है, या मांस धातु की अग्नि अच्छी नहीं है। और इसका जो उपधातु है वो है जी वसा, मांस के अंदर की जो चिकनाई है जी। इसी तरह से जो हमारी चौथी धातु है उसको बोलते हैं जी मेद धातु। मेद धातु का आश्रय स्थान भी संपूर्ण शरीर है। मेद भी हर एक ऑर्गन में है, संपूर्ण शरीर यानी मेद क्या है, संपूर्ण शरीर की चिकनाई जी। अब मेद धातु का जो उपधातु है, मेद का उपधातु वो है जी पसीना। अब किसी व्यक्ति को पसीना कम आ रहा है या पसीना अधिक आ रहा है तो वहां पे मेद धातु को ठीक करने की जरूरत है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है, 1 क्विंटल का है जी, उसमें हम क्या बोलेंगे, भाई चर्बी अधिक बढ़ी हुई है, मेद बढ़ा हुआ है, यानी कि जो अंदर की वो चिकनाई थी वो विकृत अवस्था में बढ़ी हुई है जी। उसमें क्वालिटी नहीं है, केवल वो क्वांटिटी है जी भारी व्यक्ति में। तो वहां पे मेद को अच्छा करने की जरूरत है जी, उसको ठीक करने की जरूरत है। ऐसे ही बताया गया है जीभ के ऊपर का जो मैल, इसका जो मल बताया गया है मेद का, जीभ के ऊपर जो मैल होता है, दांत के ऊपर जो मैल है, कांख के अंदर का मैल है और लिंग के ऊपर जो मैल उत्पन्न होता है, ये मेद धातु के मल बताए गए हैं। अगर ये सब अधिक पैदा हो रहे हैं तो भी मेद में गड़बड़ी है, ये बिल्कुल भी पैदा नहीं हो रहे तो भी मेद धातु को ठीक करने की जरूरत है जी। अगली धातु है अस्थि जी। अस्थि मतलब हड्डियां। जो अस्थि है उसका आश्रय स्थान भी संपूर्ण शरीर है, पूरे ही शरीर में हड्डियां आप देखेंगे तो मैक्सिमम। फिर इसके जो उपधातु है वो है जी दांत, और इसके जो मल है वो है नाखून। हमारे नाखून कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कटे फटे हैं या कैसे हैं, या हमारे दांत कैसे हैं, क्या दांत समय से पहले ही निकल रही है या दांतों में अधिक कमजोरी आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा कोई ना कोई दवाई खाओगे और दांत ठीक हो जाएंगे। पहले हमने अस्थि धातु को अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके हमारे नाखून और दांतों की समस्या खत्म होगी जी, क्योंकि उनको सप्लाई अस्थि धातु से मिल रही है जी। अगली धातु है मज्जा। जो मज्जा है इसका आश्रय स्थान है हड्डियों के अंदर की चिकनाई है, ये भी लगभग संपूर्ण शरीर में है। और इसका जो उपधातु है वो बताया गया है जी बाल, केस, केस यानी कि बाल।
अगर किसी के बालों में विकृति आ रही है, बाल कम हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो कोई तेल लगा लिया है, कोई चीजें खा ली है, तो ऐसा करने से बाल अच्छे नहीं होंगे। उसका सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। क्या अच्छा करना पड़ेगा? मज्जा धातु। अब मज्जा धातु कैसे अच्छी होगी? पहले हमने रस अच्छा करना पड़ेगा, फिर रक्त अच्छा करना पड़ेगा, फिर मांस, मेद, अस्थि, तब जाके मज्जा धातु अच्छी होगी, तब जाके बाल अच्छे होंगे। आपको हर रोज बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन मिलते होंगे कि ये बालों का तेल है, ये सब कुछ अच्छा कर देता है, ये झड़ने से रोकता है, ये पकने से रोकता है। तो वो सब क्या है, उन सब से समाधान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ है वो कहीं और से है। इसके लिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन धातुओं का अच्छा करना पड़ेगा। और ये कहाँ से अच्छी होगी? ये दवाइयाँ खाने से अच्छी नहीं होगी, ये भोजन से अच्छी होगी। क्योंकि भोजन पचने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इस तरह से ये धातुएं बन रही है। अब ये धातुएं अच्छी हो तो उसके लिए जितने कल हमने नियम पढ़े थे, उन नियमों की कोई भी गलती हमने नहीं करनी है, तब जाके धातुएं अच्छी होगी। अब मान लो किसी व्यक्ति को लीवर की समस्या है, प्लीहा की समस्या है, हार्ट की समस्या है, फेफड़ों की समस्या है। इनका जब नाम आता है तो हम तो केवल नाम सुनते ही कि हार्ट में समस्या है, वहीं हथियार डाल देते हैं जी। हम आगे सवाल जवाब करते ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। अब हार्ट की समस्या है तो ऐसा नहीं है कि वहां जाके स्टंट डलवा लो, स्टंट डलवा लिए तो दोबारा फिर से आ जाएगी वो साल बाद। क्योंकि जब तक कारण को ठीक नहीं करते, आप देखते ही होंगे अपने आसपास, किसी एक व्यक्ति ने स्टंट डलवाया है तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद फिर से उसको स्टंट डल जाता है। कुछ साल बाद तीसरी बार फिर से उसको स्टंट डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम हेतु ठीक नहीं कर पाते हैं जी। अगर किसी को ब्लॉकेज है तो वहां पे जरूरी थोड़ा है कि स्टंट ही डालना है जी। उस ब्लॉकेज को हम हटा सकते हैं जिन कारणों से ब्लॉकेज बनी है। पहले हमें ये तो पता हो कि ब्लॉकेज बनती कहाँ से है जी। ब्लॉकेज बनेगी जी कफ वाले व्यक्ति को। कफ वाले को क्यों बनेगी? हम कल से गुण आधारित चिकित्सा पढ़ेंगे अगली क्लास से, तो वहां पे हम देखेंगे कि कफ के गुणों से ब्लॉकेज कैसे बनती है जी। या किसी के हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है फिर भी हार्ट की समस्या है, उसको ब्लॉकेज भी नहीं है, तो उसमें क्या है जी? उसमें कहीं ना कहीं वात बढ़ा है, वात के गुण बढ़े हैं, तो उसका हार्ट कमजोर है। उसका हार्ट कमजोर है तो वात के जो गुण बढ़े हैं उसको हमने ठीक करना है। वात के गुण कैसे बढ़ते हैं? हो सकता है उसके अंदर वात का रुक्ष, खर, लघु, चल ये गुण बढ़े हों। अब ये क्या काम करते हैं? रुक्ष का मतलब है रुखापन, खर का मतलब है खुरदरापन, लघु का मतलब है कि जितना साइज होना चाहिए उससे कम हो जाना, चाहे वो व्यक्ति है चाहे ऑर्गन है उसके। तो ये सब में कमजोरी पैदा होती है इन गुणों से। और ये गुण क्या है, कैसे कार्य करते हैं, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ऐसे ही कफ के गुण हैं, पिच्छिल है, स्थूल है, सांदर है। पिच्छिल मतलब गारे जैसा, तो वो ब्लॉकेज करने का काम करता है। सांदर मतलब गाढ़ा, वो भी ऐसे ही कार्य करता है। तो किसी भी व्यक्ति को समस्या है, समस्या हो गई है, और हमने हथियार नहीं डालने, हमने ये देखना है कि उसको समस्या क्यों हुई है, उसकी सप्लाई लाइन क्या है जी। अब ब्लॉकेज है तो भी ये गड़बड़ी है कि आहार ठीक नहीं है, और उसमें अगर कमजोरी है तो भी ये गड़बड़ी है कि उसका आहार अच्छा नहीं है। जिसमें कमजोरी है वो आहार पोषण देने वाला नहीं है। जिसमें ब्लॉकेज है उसका खान पान ऐसा है कि अग्नि प्रॉपर नहीं है, उसको आम बन रहा है जी। जो कल हमने पढ़ा था, आम क्या होता है। तो किसी भी अंग में समस्या बनती है तो यहां से सप्लाई लाइन जा रही है जी। सबका केंद्र बिंदु भोजन है जी। भोजन को पहली औषधि आचार्यों ने क्यों कहा है? वैसे ही नहीं बोल दिया कि जी पहली औषधि। अगर ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो पहले भोजन अच्छा होना चाहिए। अगर ये शरीर बीमार बना है तो भोजन में गड़बड़ी है, पहले उसको अच्छा करना है, तब जाके चिकित्सा का नंबर आता है। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो समस्या देखी गई है, लोगों में भयंकर अज्ञानता है। उन्होंने ये समझ लिया है कि लीवर का साइज बड़ा है, प्लीहा का साइज बड़ा है, हार्ट में समस्या है, बस डॉक्टर को सौंप देते हैं, कुछ भी करो जी, वो हार्ट है
रिश्तेदारों ने सुन लिया है, बस प्रेशर इतना आ जाता है कि समस्याएं। हमारे पास एक महिला आई जी, जिसको 10 साल से ऐसी समस्या थी कि उसके प्लीहा का साइज बढ़ा हुआ था, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। प्लीहा का साइज बढ़ा हुआ था, लीवर का भी साइज बढ़ा हुआ था, और भूख नहीं लगती थी, खून उसके अंदर कम था जी, और उसको पूरे शरीर में दर्द की शिकायत भी थी। अब ऐसी स्थिति में क्या करें जी, 10 साल से वो एलोपैथी की दवाई खा रही थी। जब वो हमारे पास आई तो हमने उसमें कुछ भी नहीं किया जी, हमने केवल एक काम किया उसमें, उसकी भूख को अच्छा किया जी, उसके पाचन को अच्छा किया, जो आयुर्वेद में बोलते हैं दीपन पाचन अनुलोमन। दीपन मतलब कि समय पे खुल के बढ़िया भूख लगना, पाचन मतलब खाया हुआ अच्छे से पचना, अनुलोमन मतलब गैस मल मूत्र इनका समय से बाहर निकलना जी। उस महिला में हमने क्या किया, ऐसी मेडिसिन दी जिससे भूख अच्छी हुई, पाचन अच्छा हुआ, मल मूत्र गैस समय से निकलती रही। इससे क्या हुआ जी, जब भोजन पचा तो रस बना, रस बना तो उसका खून बना, एक समस्या खत्म, खून उसका जो कम रह रहा था जी। अब उसके अंदर जब खून कम रह रहा था तो उसके शरीर में वात बढ़ा हुआ था जी, वात का रुक्ष खर लघु ये गुण चल ये गुण बढ़े हुए थे। ये गुण बढ़ने से उसकी भूख अच्छी नहीं थी, पाचन अच्छा नहीं था। जैसे कि हम जब भोजन करते हैं तो हम पहले मुंह में उसको चबाते हैं जी, मुंह में हमारा बोधक कफ है, लार जिसको हम बोलते हैं, तो मुंह में भोजन को चबाएंगे, फिर वो भोजन आहार नली से हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय एक स्थान है, फिर वहां से भोजन हमारे पक्वाशय में जाता है, वहां पे क्या है, पाचक पित्त है। अब किसी व्यक्ति के अंदर रुखापन बढ़ रहा है, खुरदरापन बढ़ा हुआ, ये वात के गुण है, तो क्या है जी, मुंह का बोधक कफ भी उसका सूखा हुआ है, आमाशय का क्लेदक कफ भी सूख के कम पड़ गया है, पक्वाशय का पाचक पित्त भी, तो उसको भूख ही नहीं लग रही थी, पाचन ही नहीं हो रहा था जिसको। जब पाचन ही नहीं हो रहा था तो रक्त कहाँ से बनेगा, जब रक्त ही कम है हृदय लीवर और प्लीहा में, रक्त कम है, वहां पे वायु अधिक बढ़ी हुई है, वायु जैसे किसी भी गुब्बारे को फुला देती है, उसी तरह से उसके लीवर और प्लीहा को फुला रखा था जी। पाचन अच्छा नहीं था तो उसको खून की कमी थी, तो उसके शरीर में रुखापन बढ़ा था, खुरदरापन बढ़ा था, हल्कापन था, तो वायु भी खूब घूम रही थी शरीर में, तो वो दर्द कर रही थी जी। इनमें भूख अच्छी हुई, पाचन अच्छा हुआ तो रस धातु अच्छा बना, तो खून अच्छा हो गया जी। खून अच्छा हुआ तो लीवर और प्लीहा का साइज भी ठीक हो गया जी, क्योंकि वहां से जो वायु थी वो निकल गई दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा होने से। फिर उसको जो दर्द की शिकायत थी उसके लिए कुछ टाइम उनको फुल बॉडी पे मेडिकेटेड ऑयल की मालिश, उसके बाद स्टीम दी गई जिसको आयुर्वेद में स्नेहन स्वेदन बोलते हैं। तो ऐसा करते करते वो महिला 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई, और 10 साल से वो एलोपैथी दवाइयां खा रही थी। किया क्या जी, केवल दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा किया। तो चिकित्सा मुश्किल नहीं है जी, हर बीमारी की चिकित्सा बहुत आसान है, बस हमें समझ आना चाहिए कि जी गड़बड़ी क्यों और कैसे हो रही है जी। उसका भी खाने का सिस्टम ठीक नहीं था, रात का खाना लेट खाती थी, ट्रेंड है जी आजकल 9 साढ़े 9 बजे खाने का। खाने के साथ में रात को दूध था, दिन में लस्सी थी, सुबह के टाइम में चाय पता नहीं पानी थी, इस तरह का सिस्टम था जी। तो उसका सिस्टम ठीक किया, भोजन पचना शुरू हुआ, धातुएं अच्छी बनी, तो इस तरह से वो 2 महीने में पूरी तरह से हर तरह की दवाई बंद होगी जी। अगर हमें इस तरह सप्लाई लाइन समझ आएगी कि गड़बड़ी कहाँ से हो रही है, आयुर्वेद में इसको संप्राप्ति बोलते हैं जी, हेतु और संप्राप्ति, भाई कारण क्या है जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, फिर गड़बड़ी कैसे कैसे हो रही है, अगर ये हमें समझ आ रहा है तो चिकित्सा बहुत आसान है जी। और भोजन को ठीक करने से, और जब भोजन पचने लगे अंदर जाके, तो हम 80% बीमारियों को तो वैसे ही ठीक कर सकते हैं केवल दीपन पाचन अनुलोमन के द्वारा जी। और 20% बीमारियों में हमें इस तरह की संप्राप्ति देखनी पड़ेगी कि किसी को हार्ट की समस्या है तो रस धातु को ठीक करना है, मासिक धर्म की समस्या है तो रक्त धातु को ठीक करना है, स्तन की समस्या है तो रस मासिक धर्म की समस्या है तो रक्त को ठीक करना है, स्तन में विकृति है तो रस को ठीक करना है, बाल झड़ रहे हैं
नाखून नहीं है, दांत गिर रहे हैं, आंखें कमजोर है, तो अस्थि मज्जा को ठीक करना है जी। तो जब हम शरीर को समझ पाएंगे और ये शरीर बनता कैसे है जी, तो आयुर्वेद में चिकित्सा करना बहुत आसान है जी। आयुर्वेद ज्यादातर लोग क्लास में इसलिए जुड़ते हैं कि जी हमें दवाइयों का पता चल जाएगा, लेकिन दवाइयाँ इंपॉर्टेंट नहीं आयुर्वेद में। मान लो जैसे इसी केस की बात कर रहे थे, जब भाई खून ही नहीं बन रहा है उसके शरीर में, खून की कमी है, तो वो दवाइयों से थोड़ा पूरा होगा? दवाइयां तो वो 10 साल से खा रही थी। खून पूरा होगा भोजन पचने से जी। तो हर बीमारी में अगर हम भोजन के नियमों को ठीक कर पाएंगे, आयुर्वेद में चिकित्सा करना इतना आसान है कि दवाइयों को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। कारण किन कारणों से बीमारी बनी है और उसमें संप्राप्ति क्या है जी, इसको समझना जरूरी है। मज्जा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मज्जा का जो उपधातु है वो है जी बाल। बालों में समस्या है तो मज्जा को अच्छा करना पड़ेगा। और नेत्र उसका मल है जी। अब नेत्रों में समस्या है तो भी मज्जा को अच्छा करना पड़ेगा जी। इसके बाद सातवीं धातु है जी शुक्र। और शुक्र है जो अपने से अगली उपधातु, जिसको ओज बोलते हैं, जो हमारे शरीर का आधार है, उसको ताकत देने का काम करता है जी। और दूसरा शुक्र का जो उपधातु है वो ओज ही है जी, उपधातु। और मल इसमें शुक्र में होता नहीं है जी, क्योंकि भोजन पचने से रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और शुक्र की जो तुलना भाव प्रकाश में की गई है उसको सोने के बराबर बोला गया, उसमें कोई मल होता नहीं है जी। अब जितना अच्छा शुक्र होगा उतना ही ओज अच्छा होगा, उतना ही हमारे अंदर वीरता पराक्रमकता के भाव होंगे, उतना ही हमारे चेहरे पे चमक होगी। तो ये है जी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो गई है तो उसको समझना कैसे है और फिर कहाँ पे क्या क्या कार्य करना है। तो अभी तक जो पढ़ाया है, किसी भी साथी का कोई सवाल है तो इसमें सवाल कर सकते हैं जी। किसी भी साथी का कोई सवाल है, समझ में आया है या क्या रहा है, या कोई सवाल है तो कर सकते हैं जी। या टॉपिक भारी हो गए? हाँ जी। जी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है गुरुजी। अच्छा जी, गुरुजी नए जो ये भाई हैं, इनको आम बताओ जी, आम क्या होता है, क्योंकि आम शब्द इनके लिए बहुत नया है। कल हमने, बड़ा अच्छा सवाल है रवि जी, कल हमने पढ़ा था रवि जी कि भाई जो भोजन है, भोजन वो पेट में जब पहुंचता है तो दो ही काम करता है। गुरदर्शन जी वो कल वाली स्क्रीन लगा दो आप एक बार। जब भोजन पेट में पहुंचता है तो दो ही काम करता है जी, या पचता है या सड़ता है। पचता है तो उससे रस बनेगा, फिर सातों धातुएं बनेगी, आगे उपधातु और मल बनेंगे, शरीर अच्छा बनेगा। और सड़ेगा तो बीमारियां जी। भोजन जब अच्छी तरह से नहीं पचेगा, अधपचे भोजन को आम बोलते हैं जी। और वो आम है जो उसका स्वभाव विष के जैसा है। अब ये आम है क्या, इसका श्लोक आ गया है जी स्क्रीन के ऊपर, जो अभी गुरदर्शन जी ने लगाया है कि आहार का वह रस जो जठराग्नि की कमजोरी से, इससे दूसरा श्लोक है गुरदर्शन जी। हाँ ये वाला, आहार का वह रस जो जठराग्नि की कमजोरी से पूरी तरह से नहीं पकता, यानी कि अधपचा भोजन को आम बोलते हैं जी। सीधा सा मतलब ये है जी, भोजन ने पेट में जाके दो ही काम करना है, या पचना है या सड़ना है। पचेगा तो शरीर बनेगा, धातुएं बनेगी, सड़ेगा तो बीमारियां। और भोजन का पूरी तरह से पाचन ना होना वही आम है रवि जी। ये है आम की डेफिनेशन। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हो तो आप बताओ रवि जी। नहीं गुरुजी, बस सब समझ में आ गया हमें तो। वो भी जो हमारे वो ये हमारे दिमाग में जो सवाल थे वो भी हमारे पूरे समझ में आ गए गुरुजी। आज तो आपने पूरी चिकित्सा बता दी। ठीक है जी, देखो हार्ट की समस्या है, लीवर की समस्या है, प्लीहा की समस्या है, इनका नाम सुनते तो रोगी हथियार डाल देता है जी,
और डॉक्टर की मौज हो जाती है, वो जैसा चाहेगा वैसे ही होगा जी। अगर हमें समझ आ रही है कि ये गड़बड़ हो क्यों रही है, जब तक हम क्यों नहीं उठाएंगे डॉक्टर के सामने और उस क्यों को ठीक नहीं करेंगे, तो आपका रोगी का शरीर जा भी सकता है, पैसा भी जा सकता है, समय तो जाएगा ही जी, सब कुछ जाएगा। अब इसमें मान लो हमने पढ़ा है कि भाई हार्ट में समस्या हो सकती है, किस तरह की समस्याएं हो सकती है। हमारे क्लिनिक पे आगे चल के 3 तरह के रोगी आ सकते हैं जी। 3 रोगी है, एक बहुत भारी है, एक बहुत दुबला-पतला है, एक मध्यम सा है। 3 रोगी है, तीनों को ही हार्ट की समस्या है जी। अब तीनों को ही हार्ट की समस्या है, तीनों का शरीर अलग-अलग है, तो उसको एक ट्रीटमेंट तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि जो दुबला-पतला है उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, जो बहुत भारी है उसका अलग होगा, मध्यम है उसको अलग होगा। अब वो भारी क्यों बना है, वो दुबले-पतले में क्यों समस्या आई है और मध्यम में क्यों समस्या आई है, इसके लिए हम आने वाली कक्षाओं में गुणों को पढ़ेंगे जी। जो कफ के गुण हैं, गुरु है, पिछिल है, स्थूल है, सांदर है, स्निग्ध है, मंद है, ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति में इन गुणों से आम बनता है। आम बनने से उसका शरीर भारी 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 होता चला जाता है और क्वालिटी कुछ भी नहीं होती, इसलिए उसमें ब्लॉकेज होके हार्ट की समस्या बनती है जी। और जो दुबला पतला है उसके अंदर क्या है जी, भूख अच्छी नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है, रस अच्छा नहीं बन रहा है, रक्त अच्छा नहीं बन रहा है, धातुएं अच्छी नहीं बन रही है, तो वहां पे कमजोरी के कारण हार्ट की समस्या है। इसमें क्या करना है जी, दुबले पतले में इसकी भूख अच्छी करके, पाचन अच्छा करके, दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करके, शुद्ध चिकनाई खिला के इसका बल बढ़ाना है जी। शरीर में बल बढ़ेगा तो हार्ट में भी बल बढ़ेगा, तो कमजोरी दूर जी। और उस भारी व्यक्ति में क्या करना है, जिस आम के कारण ब्लॉकेज हुई है उसको हटाना है जी। और जो बीच का व्यक्ति है मध्यम, उसमें क्या समस्या हो सकती है जी, उसमें ऐसी समस्या हो सकती है, उसमें ना तो कमजोरी मिलेगी, ना उसमें ब्लॉकेज मिलेगी, क्योंकि ना तो वो ज्यादा दुबला पतला है और ना वो भारी है जी। उसमें क्या है, जो पित्त है, पित्त के जो हम गुण पढ़ेंगे, उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, विशद, तो जो पित्त के गुण है, अब उष्ण क्या है जी, उष्ण का मतलब है गर्मी बढ़ना, उष्ण का मतलब है जी गर्म, यानी कि गर्मी बढ़ना। और तीक्ष्ण का मतलब क्या है जी, तीक्ष्ण का मतलब है कि ऐसे आहार, जैसे आपने बहुत तीखा मिर्च मसाला खाया है, उसने अंदर जाके विदा पैदा कर दी, यानी जलन पैदा कर दी, इस तरह का तीखा आहार खाने से तीक्ष्ण गुण बढ़ता है। फिर है जी द्रव गुण। द्रव गुण क्या है, जब लगातार तीक्ष्ण आहार का सेवन करते रहेंगे तो अंदर एसिड को बढ़ा देगा जी। तो इस व्यक्ति में इस तरह की समस्या मिलेगी, तो यहाँ पे इन गुणों को ठीक करना है। तो रवि जी, टोटल निष्कर्ष ये है कि हमने अभी तक 4 कक्षाएं हुई है। पहली कक्षा में हमने वात पित्त कफ पंच महाभूत 7 धातुओं को समझने की कोशिश करी। दूसरे दिन हमने समझा कि 7 धातुएं कैसी बनती है और वो शरीर में क्या काम करते हैं। तीसरे दिन समझा कि भोजन में हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं, या जब हम चिकित्सा करेंगे तो हमारे पास किस तरह के रोगी आएंगे, वो क्या क्या गलती करते हुए हमें मिलेंगे। तो उन गलतियों को ठीक करेंगे, पहले भोजन पचेगा फिर धातुएं बनेगी। आज हमने पढ़ा कि धातुओं से उनके उपधातु और मल किस तरह से बनते हैं, उनके आश्रय स्थान में क्या क्या संप्राप्ति रहती है। तो इस तरह से फिर आगे जब वात पित्त कफ के गुण पढ़ेंगे तो वही गुण तो हमें रोगी के अंदर बड़े मिलेंगे और उन्हीं को ही ठीक करना है जी। गुरुजी, मेरे पास अब 3 पेशेंट बाईपास सर्जरी के चल रहे हैं। एक तो मैंने आपसे ही उसका केस कराया था, 2 पेशेंट और हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दे के दोबारा भी आपको होने लगी है। अब इसका ऑपरेशन करेंगे या कुछ एंजियोग्राफी वगैरह होगी, तब जाके पता करेंगे कितने ब्लॉकेज हैं। एक तो गुरुजी 3 दिन पहले आया था, वो कह रहा था कि मेरा पूरे शरीर में दर्द होने लगा है और मुझे चलते हुए सांस चढ़ता है और मेरा जो मन करता है कि अपने आप को खत्म कर ले, क्योंकि तीनों महामर्म होते हैं और तीनों महामर्मों में जब मस्तिष्क भी इन्वॉल्व हो जाता है तो ये उसको ये परेशानी आने लगे। तो गुरुजी, इससे और उनका कुछ नहीं, गुरुजी सिर्फ दीपन पाचन और कुछ नहीं दिया सर मैंने उनको। बिल्कुल जी, देखो 80% जो बीमारियां हैं ना जी, 80% बीमारियां दीपन पाचन अनुलोमन से ठीक होने वाली है।
और 20% बीमारियों में फिर धातुगत काम करने की जरूरत है। एक व्यक्ति को ब्लॉकेज हो गई है, डॉक्टरों ने बोल दिया स्टंट डलेगा, आपने डलवा भी लिया है, तो वो सेफ तो नहीं हुआ है जी, क्योंकि उसको साल 2 साल 3 साल बाद फिर से स्टंट डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि आपने कौन सा अपने डॉक्टर से ये पूछा है कि इनको स्टंट डालने की नौबत क्यों आई, या आपको कौन सी ये जानकारी है कि इनको स्टंट किन कारणों से डला है। जब तक आप कारणों को ठीक नहीं करोगे तो जो समस्या कुछ टाइम के लिए रुकी है वो दोबारा पैदा होनी ही है जी। और इन सब का केंद्र बिंदु है जी भोजन। भोजन सही समय पे ना खाना, उसका पाचन ना होना और शरीर में दीपन पाचन अनुलोमन का बिगड़ना जी। किसी भी साथी का कोई सवाल हो? अनुपम जी, आप कोई सवाल कर रहे थे? गुरु जी, दीपन पाचन को सही करने के लिए क्या किया जाएगा सर? अब दीपन पाचन किन गुणों से बिगड़ा है? वात के गुणों से बिगड़ा है, या पित्त के गुणों से बिगड़ा है, या कफ के गुणों से बिगड़ा है? भाई उसमें ब्लॉकेज हुई है कि उसमें कमजोरी है, शरीर सूखता ही चला जा रहा है, कि उसमें एसिडिटी अंदर बन रही है? कौन से गुण हैं? पहले हम आने वाली कक्षाओं में ये गुणों को पढ़ेंगे और फिर हम दवाइयों को पढ़ेंगे कि दुबले पतले में हमने कौन सी दवाइयाँ देनी है दीपन पाचन अच्छा करने के लिए, मध्यम व्यक्ति में कौन सी दवाइयाँ देनी है और भारी व्यक्ति में कौन सी दवाइयाँ देनी है जी। हम ये देखेंगे ना जी, एक भारी व्यक्ति में तो आम के कारण गुरु भोजन का सेवन करने से दीपन पाचन बिगड़ा है, और दुबले पतले में रुखे भोजन का सेवन करने से बिगड़ा है। तो पहले हम गुणों को पढ़ेंगे फिर दवाइयों को पढ़ेंगे जी। तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम में कौन सा गुण बढ़ा है? उष्ण गुण बढ़ा है, तीक्ष्ण गुण बढ़ा है, द्रव गुण बढ़ा है, सर गुण बढ़ा है, कौन सा गुण बढ़ा है जी? वो एसिडिटी जो है ना सर जी, गैस मैंने भरा हुआ रहता है हमेशा बना हाँ, हुआ। तो इसमें पित्त बढ़ा है और पित्त के गुण बढ़े हैं। तो इसको हम सीक्वेंस से पहले समझेंगे कि व्यक्ति ऐसा क्या खा रहा है जिससे पित्त के गुण बढ़े हैं और अंदर क्या हो रहा है, तब जाके तो दवाइयों का नंबर आएगा। तो हर चीज सीक्वेंस से होगी जी। खाना तो नॉर्मली खाता है गुरु जी। खाना नॉर्मल नहीं खाता है जी। किसी भी पेशेंट को जब हम चिकित्सा करते हैं तो कम से कम 30 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा का टाइम चाहिए होता है उसका परीक्षण करने के लिए कि उसको बीमारियां कहाँ से आई है। अगर खाना ठीक खाता है तो समस्या आनी नहीं चाहिए थी। शरीर तो खाने से चल रहा है ना, बीमारियां बाहर से तो आ नहीं रही है। बीमारियां बाहर से तो नहीं आ रही है, शरीर तो खाने से चल रहा है। तो बिना हमें पता किए हुए कोई उपाय नहीं है ना गुरु जी? हाँ, कोई उपाय नहीं है। देखो, हर चीज को सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस से। अब आने वाली कक्षाओं में हम वात पित्त कफ के गुण पढ़ेंगे, फिर उसका साथ में आगे ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे जी, औषधियाँ भी पढ़ेंगे, दवाइयाँ भी पढ़ेंगे, क्या क्या देनी है। ऐसे तुक्का नहीं लगाना है जी। अनुपम जी, आपका कोई सवाल था? या किसी और साथी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं जी। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो मज्जा को ठीक करने के लिए मैंने कौन सा आहार लेना पड़ेगा? मज्जा में क्या गड़बड़ी है? मज्जा में ब्लॉकेज जैसी स्थिति है कि वहां जलन हो रहा है कि वहां पे कमजोरी है? नहीं, वो बाल मेरा पूरा झड़ रहा है और पकड़ भी रहा है, हल्का हल्का पक रहा है। तो शरीर भारी है कि दुबला पतला है कि मध्यम है जी? नहीं, शरीर तो मध्यम है। क्या एसिडिटी बनती है, तेजाब बनता है, गर्मी अधिक है, पसीना अधिक आता है? हाँ, पसीना थोड़ा आता है। आने वाली कक्षाओं में डिटेल में ये पढ़ेंगे कि वात के गुण कौन से है, पित्त के कौन से है, कफ के कौन से है, उसके आधार पे चिकित्सा होगी जी। जी। अभी हम ऐसा कर रहे हैं जी, पहले हमने वात पित्त कफ को समझा, फिर हमने धातुओं को, पंच महाभूतों को, कल मलों को समझा। आज हमने पढ़ा है कि उपधातुओं से आगे कहाँ कहाँ चेन जा रही है। तो एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम पहले अपने शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप 2 महीना 3 महीना क्लास लगाएंगे तो हर व्यक्ति खुद अपनी समस्या समझ जाएगा
कि मुझे कौन सी समस्या है और कैसे ठीक करनी है जी 3 महीने की क्लास में। 6 महीने की लगाओगे तो हर व्यक्ति की समस्या समझ जाओगे। 1 साल लगा लिए तो उच्च कोटि के वैद्य बन सकते हो जी। जैसे हमारा अभी जो आपके बाद वाला बैच है वो केवल 5 महीने ही हुए हैं और लगभग सभी साथी बड़े अच्छे वैद्य बने हुए हैं जी। जी दुबे जी आपका कोई सवाल है? दुबे जी को समझ आ रहा है जी? जी गुरु जी। अब तो कोई डाउट नहीं है। हो गया था बीच में। अब तो कोई डाउट नहीं है दुबे जी, पूरा सीक्वेंस से चल रहा है। जी जी अब क्लियर हो रहा है। और किसी जो अभी सवाल किए थे सचिन जी, अभी अभी लोग आयुर्वेद से सीख रहे हैं। अभी अभी जो कॉल किए थे बिहार से ही है, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। और इनको एक्चुअली में अभी ये लोग अभी पूरे एलोपैथ का प्रैक्टिस करता है। तो गुरुजी थोड़ा सा इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। सचिन जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर सुन रहे हैं, आपकी आवाज को सुन रहे हैं सर जी। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा इन लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है और धीरे धीरे वो लोग भी जैसे सीख जाएगा। मतलब थोड़ा सा आपका यदि आशीर्वाद मिलेगा तो ये लोग जरूर सीख जाएगा। आज तो सचिन जी आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। जी हाँ क्लियर हुआ है। हाँ हाँ, तो धीरे धीरे गुरुजी सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। गुरुजी हमारी क्लास में एक महान व्यक्ति है अनुवर्त आर्य जी, जो गुरुजी एक आईटी कंपनी की जॉब छोड़ के अब से 4-5 साल पहले साथ में गव्य सिद्ध किया था। वो क्रांति वाला झंडा उठा लिया था इन्होंने। और जी अपना सब कुछ जॉब वगैरह छोड़ के गाय वगैरह रखते हैं अब अपने गांव में। ये अच्छा मुजफ्फरनगर जिले में गांव पड़ता है यूपी में। अनुव्रत जी हैं। इस तरह के साथियों की ज़रूरत है रवि जी, जो मतलब इस तरह से इस लाइन में आगे आना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, रुचि है। तो मुझे लगता है कि 6 महीने में 1 साल में आप उनको पूरा एक्सपर्ट वैद्य बना सकते हैं, जो बड़ा लेवल पे काम कर सकता है जी। रवि जी गुरुजी इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था अपनी जॉब वगैरह, अब गांव में आके अपना वो कर रहे हैं। घर में विरोध भी बहुत हुआ इनका। और अब गाय रखते हैं, देसी गायें रखते हैं अपने घर पे ही। तो इस तरह के सभी साथियों की ज़रूरत है, जितने भी गव्य सिद्ध है या नेचुरोपैथी है, या जो साथी एलोपैथी से आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना चाहता है जी, तो वो 6 महीने 1 साल पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रोगी को समझा भी पाएंगे, चिकित्सा भी कर पाएंगे, बीमार होने से भी बचा पाएंगे जी। तो किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। गुरुजी बस मैं इतना कहना चाह रहा था कि जब तक व्यक्ति आयुर्वेद को ठीक से नहीं जान लेता ना गुरुजी, शास्त्र को नहीं पढ़ लेता, ऋषियों के ग्रंथ को नहीं पढ़ लेता, तो वो चाहे पंच प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं या फिर गौमूत्र से गोपैथी करते हैं या फिर वो एक्यूप्रेशर से पैथी करते हैं या फिर वो जो है होम्योपैथी से करते हैं, तो वो यानी कि जो है पूर्ण रूप से चिकित्सा नहीं कर पाते। वो छोटे छोटे हिस्से पे तो कर सकते हैं, लेकिन गुण आधारित चिकित्सा न होने के कारण और प्रकृति को जाने बिना चिकित्सा करते हैं, तो वो बस आधे अधूरे ही होते हैं बेचारे। वो चाहे वो अपने आप में मान लो कुछ भी मानते रहे बेचारे, अपने एक जज्बा जुनून होता है, चलो वो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी चिकित्सा करने के लिए, एक सूक्ष्म जानकारी लेने के लिए और यानी कि गुण आधारित चिकित्सा जरूरी है। उसके लिए वात पित्त कफ को समझना जरूरी है। उसके बिना जो मेरे भी एक मित्र हैं वो गोपैथी करते हैं, तो वो सबको ही गौमूत्र में बना बना के दवाई देते गुरु जी। तो गौमूत्र में दवाई देंगे तो कफ वाले के लिए तो बहुत बढ़िया है जी, कफ के रोग बढ़ गए उसके लिए तो। लेकिन वात वाले को तो भयंकर नुकसान करेगा, पित्त वाले को भयंकर नुकसान करेगा। तो मेरा तो यही कहना था गुरु जी, जो भी व्यक्ति है ना, अपना मित्र है कोई भी है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में आना चाहता है, तो वो आयुर्वेद को जरूर पढ़ ले अच्छी तरह सूक्ष्मता से, ताकि वो मनुष्य की वात पित्त आदि की प्रकृति को जान ले और पदार्थों के गुण धर्मों को जान ले। भाई गौमूत्र से ही कर रहे हैं तो गौमूत्र की उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्या गुण है, क्या धर्म है, किसके लिए लाभकारी है, किसके लिए नुकसानकारी है। तो बहुत सारे लोग लग जाते हैं कि जज्बा होता है, जुनून होता है, लेकिन पूरी जानकारी न होने के कारण वो इतना वो ऊपर तक नहीं जा पाते।
तो सभी से मेरा प्रार्थना यही, मेरा नम्र निवेदन है कि भाई आयुर्वेद को जरूर पढ़ लेवे, कहीं से भी पढ़े कोई बात नहीं। और बाकी गुरुजी से पढ़ेंगे तो गुरुजी से तो इतना दूसरा तो कोई पढ़ाता ही नहीं मेरी नॉलेज में इस तरह से। तो सभी मित्रों को दूसरी पैथी करते हैं वो सहायक होगी आपको, लेकिन उससे पहले आयुर्वेद को आचार्य जी जिस योग्यता के साथ है, जितनी सुंदर परिपाटी के साथ, जितने बढ़िया तरीके के साथ पढ़ाते हैं, उसको पढ़ करके और फिर देखना आपकी जो चिकित्सा करते हैं, जो कार्य आप करते हैं, उनमें चार चांद लग जाएंगे। और ये हमारी भी आचार्य जी पिछली लगभग 12-13 साल से तो मैं ही करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ आयुर्वेद में। और बड़े बड़े नुक्ते बांध बांध के दिया करता गुरुजी, क्योंकि हमारे गुरुजी जिनसे मैंने सीखा वो बड़े बड़े नुक्ते दिया करते, 15-15 दवाइयां, 20-20 दवाइयां, उसमें गोलियां भी, उसमें भस्में भी, उसमें चूर्ण भी, सारा एक ही नुक्ता बना करके। तो वो रिजल्ट थे ही नहीं उसमें, और वो सबको ना वो वैसे ही बांध दिया करते जी। अब भी वो बांधते हैं इसी तरह से। लेकिन जैसे आपके सानिध्य में आए, ये पिछले 5-6 महीने से आपसे सीखा है, तो वो सारा सिस्टम ही बदल गया। दवाई थोड़ी देते हैं, रिजल्ट ज्यादा आते हैं। तो ये होगा देखना आप सभी के साथ भी। तो ये है गुरुजी। बिल्कुल ठीक बोला है, पूरा निचोड़ बोला है अनुपम जी आपने। देखो पहले हमें शरीर को समझना है जी। बहुत से साथियों से बात होती है, या कई डॉक्टर भी देखे हैं जी बीएमएस के, या फिर जितने एमआर आदि आते हैं, बात होती है डॉक्टर से भी कि जी शरीर में वात बढ़ा है। भाई वात कैसे बढ़ा है ये नहीं पता है, वात तो बढ़ा है लेकिन कैसे बढ़ा है ये नहीं पता है जी। अब उसमें कौन सा गुण बढ़ा है? गाड़ी तो खराब है, लेकिन गाड़ी में टायर खराब है कि ब्रेक खराब है कि इंजन खराब है, क्या खराब है जी? गाड़ी में गाड़ी खराब है। अब वात बढ़ा है, वात के तो 6 गुण है जी। अब वात का रुक्स गुण बढ़ा है, रुक्स गुण बढ़ा है, हम चिकित्सा या वात का शीत गुण बढ़ा है और हम उसको शीत गुण बढ़ा है चिकनाई देने लग जाए जी। या रुक्स गुण बढ़ा है, रुक्स गुण बढ़ा है तो चिकनाई देने लग जाए। रुक्स गुण क्या है जी? रुखापन बढ़ना, तो चिकित्सा क्या हो गई? चिकनाई। अब चिकनाई देने लग जाए, लेकिन कौन सी चिकनाई? नारियल का तेल। क्या वात को ठीक करेगा अनुपम जी? ना करेगा नहीं गुरुजी। नहीं ठीक करेगा। वात का शरीर में गुण बढ़ा है, कौन सा? रुक्स। अब रुक्स की चिकित्सा है स्निग्धता से जी। अब स्निग्ध तो नारियल भी है, चिकना तो नारियल भी है, रुक्स का विपरीत चिकना है। वो चिकना होते हुए भी नहीं ठीक करेगा रुखे गुण को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शीत गुण है जी, ठंडा गुण है। तो वात का भी एक गुण ठंडा है। अब सर्दियों का टाइम है, किसी के अंदर रुक्स गुण बढ़ा है, अगर वो खाने में या लगाने में चिकनाई इस्तेमाल करेगा नारियल की, तो नहीं आराम करेगी जी, क्योंकि वो एक गुण को और बढ़ा देगी। गाड़ी तो खराब है, लेकिन गाड़ी में क्या खराब है जी? शरीर में वात तो बढ़ा है, पित्त तो बढ़ा है, कफ तो बढ़ा है, लेकिन कौन सा गुण बढ़ा है? जब हम गुणों को पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट चिकित्सा हम कर पाएंगे जी। तो ये है जी आज का टॉपिक। मुझे लगता है कि इतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सवाल इस पे कर सकते हैं जी। हाँ जी, सवाल कर सकते, टॉपिक से रिलेटेड सवाल करिए। गुरुजी इसमें है ना जी, मान लीजिए सर्दी के समय में जो है ना जी, चमड़ी सूख जाती है, रुक्षता आ जाती है चमड़ी के सभी के शरीरों पे, तो उस समय पे किस चीज का प्रयोग करना चाहिए? खाने में भी, या फिर खाने में घी आदि से ही ठीक हो जाएगा वो, या फिर कुछ लगाने, विशेष रूप से लगाना चाहिए उसको कुछ? इन दिनों में अनुपम जी स्नेहन स्वेदन करना पड़ेगा, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जी, फिर वो ड्राइनेस चली जाएगी। दीपन पाचन सुधार के शुद्ध चिकनाई तो खिलानी है, उसके साथ साथ स्नेहन स्वेदन करना पड़ेगा, मालिश और स्टीम, उससे फिर वो जड़ से हट जाएगी जी। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। जी गुरुजी, तो गुरुजी स्नेहन स्नेहन से काम नहीं चलेगा इस समय पे, क्योंकि संवेदन आदि करते हैं तो रहा तो ठंड सा। हाँ बिल्कुल भी है जी, कमरे में थोड़ी गर्म व्यवस्था बना के हीटर आदि लगा के कमरे को थोड़ा गर्म करके पहले स्नेहन जी प्रसारण आदि या तिल के तेल से या प्रकृति के अनुसार तेल से, और फिर स्टीम लेंगे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, फिर वो ड्राइनेस वाली समस्या नहीं फील होगी जी। जी गुरुजी। तो और किसी भी साथी का सवाल हो तो रख सकते हैं जी, टॉपिक से रिलेटेड जी। हाँ जी। मुझे ठीक भी होना है, आपकी क्लास भी लेनी है, मैं बीमार हो गया 4-5 साल। ठीक है जी, तो आप रेगुलर क्लास लगानी है आपने। अभी आपने क्लास से जस्ट पहले ही मैसेज डाला था,
तो पीछे 2-3 दिन की क्लास तो नहीं लगाई होगी आपने? आपको लिंक भेज देंगे पुरानी वीडियो का, तो आपने 3 दिन की पुरानी वो भी समझनी है। तो हर साथी अपने शरीर को समझ पाएगा। जब हम शरीर को, अपनी समस्या को समझ पाएंगे तो जल्दी ठीक होगी जी। अकेला हमने डॉक्टर या वैद्य को ठेका दे दिया है बीमारी का तो ठीक नहीं होंगे जी, क्योंकि उतना ही भागीदार हमें भी होना पड़ेगा जी। जब हम अपनी समस्या को समझ पाएंगे तो आसानी से ठीक कर पाएंगे जी। सही कह रहे हो आप। गुरुजी पिछले बैच में भी हम सभी मित्र थे जो, देखो सभी को कुछ ना कुछ समस्या रहती है लगभग, तो वो वैसे क्यों ना हो चाहे, तो वो समस्याएं आज लगभग मित्रों की समाप्त होगी, खत्म हो गई है। तो लगातार पढ़ते भी रहे, समझते भी रहे और आपका भी मार्गदर्शन उसमें मिलता रहा लगातार, तो समस्याएं खत्म होगी। और वैसे तो गुरुजी खत्म होने वाली थी, वो बढ़ती चली जाती निश्चित रूप से सभी की। वैसे ही हमारे जो मित्र हैं, नए मित्र हैं, इनकी भी समस्या ये निरंतर बने रहेंगे, लगे रहेंगे तो समस्या भी खत्म हो जाएगी, आप वैसे भी बन जाएंगे। में फायदा नहीं है रोजी, कहीं भी जब मैंने आपकी वीडियो देखी मैंने सोचा कि इसके साथ जुड़ जाए, जो फीस बनेगी वो फीस दे देंगे। कोई बात नहीं, आप 6 महीने 1 साल लगाओ। जो व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान है जी, या जिसके मन में क्यों का सवाल पैदा है, वो दोनों लगन से शास्त्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे चिकित्सक 6 महीने 1 साल में बन जाएंगे जी। 2 ही व्यक्ति जिनके अंदर क्यों है और जो बीमार है। गुरुजी हाँ जी। नहीं, अगर थोड़ा बहुत बता देते, मैं भूख प्यास कुछ नहीं लगे, आम सही बने मेरे, ऐसी देखी मैंने। अभी आप लोगों ने वेट करना है जी। हमारी पिछली कक्षा में भी ऐसे बहुत से साथी थे जो पहले ही दिन से कि जी हमें समस्याएं हैं बता दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, उन्होंने समझा, तो आज सब ठीक है जी। ये हमारे साथी जो अभी बोलेंगे, ये सबसे ज्यादा जिद करते थे जी कि मुझे तो आप जल्दी से बता दो। हाँ गुरुजी, मैं इनको बताता हूँ थोड़ा बहुत। महेंद्र जी, हाँ जी, देखो जी, मैं शुरू में जुड़ा था जब ये भाई बोल रहे, इसी तरह मैं भी मरे मरे से बोलता हूँ गुरुजी मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो। गुरुजी कहते एक बार आप 5-4 दिन 10 दिन क्लास तो लगाओ। फिर मैंने गुरुजी को जिद करके मैं बोला गुरुजी मेरे को नहीं पता, एक बार मेरा इलाज करो फिर ही क्लास लगाएंगे। तो गुरुजी ने कहा यार कोई बात नहीं, आपके तो छोटी मोटी दिक्कत है। मैं गुरुजी 20 साल से तो दिक्कत हो रही है, 20 साल से दिक्कत है, छोटी मोटी क्या है जी, बहुत समस्या है। तो भाई गुरुजी ने चलो हमारी जिद के आगे झुके, हमारे को दवाइयां भेजी। और भाई महीना 1.5 महीना बाद ही बताया होगा महेंद्र जी, आरंभ में तो नहीं बताया। हाँ, आरंभ में तो नहीं बताया, आरंभ में तो यही कहा भी समझो एक बार, आप देखो समझो फिर देखेंगे कोई। फिर भाई 1 महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में आपने भेजी गुरुजी, उसके बाद में आपका तो बिल्कुल टनाटन ध्यान हो गए और बिल्कुल खुश अवस्था है, मस्त रहा, आज तक कोई दिक्कत नहीं है। और डेली क्लास लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये आयुर्वेद क्या जी, ये तो इतना बढ़िया खजाना है हर चीज के बारे में, घी कब लेना है, क्या चीज कब खानी है। भाई देखो मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरे यार दोस्त स्वस्थ है, मेरा मान लो पूरी फैमिली है, रिश्तेदार सारों को जी मैंने धीरे धीरे करके सबको बताता हूँ, सब खुश है, सब स्वस्थ है कुल मिला के। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ क्लास में ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़े, समझे, और समझ आएगा जब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप एक बार जो भाई कह रहे हैं दवाई ये वे, तो एक बार आप थोड़ा सा समझो, आपके कोई बात को नहीं। सर जी वो वीडियो तो भेज देंगे, 2 दिन पहले की जो मेरी लगी नहीं, भेज देंगे जी, क्लास के बाद भेज देंगे आपको बस। ठीक है जी। और किसी साथी का टॉपिक से रिलेटेड हो तो सवाल करो जी, या टॉपिक पूरा ही समझ आ गया या ऊपर से चला गया है जी। टॉपिक से रिलेटेड सवाल कम आ रहे हैं जी। रुचि संप्राप्ति क्या है? संप्राप्ति है कि बीमारी कैसे बनती है और कैसे फैलती है जी, अलग अलग अंगों में कैसे फैलती है और कैसे बनती है। तो गुरदर्शन जी आप अपने विचार रखिए, सवाल तो किसी का है नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे हो आज के टॉपिक के ऊपर? जी वैसे तो आज का टॉपिक अच्छा रहा, और जो साथी कह रहे हैं कि हमें जो है जल्दी से इलाज बताओ, हमें समस्या है, तो पहले जो है प्रथम 1 महीना जो है क्लास पूरी लगाइए, वीडियो पूरा है ना सुनिए और क्लास पूरी लगाइए।
तो आपको अपने रोग के बारे में जानकारी हो जाएगा और आप निर्णय ये कर पाएंगे कि हमारा ट्रीटमेंट कौन कर सकता है, या फिर जो आपका ट्रीटमेंट करेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये जो इलाज हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सही और गलत करने में जो है आपको हो जाएगा, तो फिर आप जो है आपका इलाज हो सकेगा, है ना। और भी आगे भी किसी भविष्य में किसी कोई बीमारी होता है तो आप जो है सही या गलत का निर्णय कर पाएंगे कि हमारा इलाज सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बस इतना ही करना है जी। बाकी जो साथी चिकित्सक साथी हैं वो तो क्या है कि साल भर क्लास लगाएंगे, वो सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, है ना। तो ये सब है। तो आज की क्लास बहुत अच्छा लगा। और जो साथी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे डेली लिंक आता रहे क्लास का, डेली वहाँ पे टॉपिक आता रहे, है ना। तो ये सब होता रहेगा तो सही रहेगा। तो क्लास का जो लिंक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको मैसेज मिला होगा, तो उस मैसेज में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है अष्टांग हृदयम फॉर अष्टांग योग डेमो क्लास का। तो हाँ, उस लिंक पे आप ज्वाइन हो, उस लिंक के थ्रू। अभी बहुत कम साथी लोग ज्वाइन हुए हैं इस ग्रुप में, है ना। और वैसे अगर मैसेज कर दीजिए मैजिक को, तो या फिर मेरे जो साथ में जुड़ेगा है ना नंबर पे कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, है ना, तो जोड़ दिया जाएगा ताकि लिंक मेरा प्रॉपर मिलता रहे आपको। ठीक है जी। तो अष्टांग हृदयम पे ऑनलाइन जो आधारित ऑनलाइन क्लास है, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसा है कि अष्टांग हृदयम पढ़ना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ जीवन सबके लिए जरूरी है। कोई भी लक्ष्य आप कार्य पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है स्वास्थ्य जीवन। चाहे आप अपना जो है नेम फेम कमाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, फिर जो है बीमार व्यक्ति का इलाज करना वो दूसरी बात है। तो आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है, मैं यही मानते चलता हूँ कि हम अपने स्वास्थ्य व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा करते रहे, हम अपने शरीर की, अपने परिवार जनों की स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। यही सबसे बड़ा आयुर्वेद है ना। इलाज करना दूसरी है ना। प्राइमरी जो है ये है कि अपने स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा करना है। और ये जो है आपको शास्त्रों के आधार पर निर्णय देना है कि आपको सही गलत का निर्णय जो है शास्त्र के आधार पे होगा। अष्टांग हृदयम चरक संहिता जो भी ऋषि प्रणीत ग्रंथ है उनके आधार पे होगा, क्योंकि उन्होंने जो है हजारों साल पहले जो है जो शास्त्रों में लिखा गया है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है हमारे सारे देश में। तो हम लोग जो है सभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरी शास्त्रों की चिकित्सा है, ना कि कोई नुस्खा है। जैसे कि अनुभव भी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात। मैंने भी भारत के बहुत सारे वैद्यों से जो है बड़े बड़े वैद्यों के नाम ले लूंगा तो आप लोग मैं इसको जानता ही, हजारों कैंसर रोगी को दवाई मतलब क्या है कि साथ में रह करके दिया हो, कम से कम 7 से 8 हजार कैंसर रोगी का, है ना। कम से कम 2-3 हजार शुगर रोगी को, हजार मतलब सैकड़ों किडनी पेशेंट रोगी को, ऐसे में बीपी के बहुत तरह तरह के रोगी को दिया मैंने। बस यही सारे रोगी के लिए एक ही फार्मूला है, शुगर है तो शुगर का चूरन, शुगर का अर्थ, शुगर का ये शुगर है, बीपी है शुगर का बीपी है, बीपी का चूरन, कैंसर है कैंसर का। लेकिन कोई भी सिद्धांत नहीं बताया। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऋषि मुनि जो लिखे हैं अष्टांग हृदयम चरक संहिता, इसमें जो सारे ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं लिखा हुआ है कि शुगर है तो शुगर के लिए दवाई, बीपी है तो बीपी के लिए दवाई, है ना। अगर क्या है कि कैंसर है कैंसर की ये दवाई, हार्ट का है तो हार्ट फेल का ये दवाई, अरे मैंने हर बीमारी का इतनी मोटी लिखने की क्या जरूरत, इतनी मोटी मतलब क्या है 1200 पेज लिखने की क्या जरूरत थी, जब 1200 बीमारी का सिस्टम लेते, शुगर है तो शुगर का ये वाला दवाई दे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने। लेकिन आज के डॉक्टर दोनों एक ही जैसा हो गए थे, क्या एलोपैथिक क्या आयुर्वेदिक, एक ही सिस्टम हो गया कि शुगर है तो उसने पूरी अपनी तो पूरा किट बना रहा है कि शुगर है तो यही देंगे तो देंगे। तो हमारे विषयों का ऐसा नहीं रहा है। गुण आधारित चिकित्सा जो बार बार वैदिक कहते गुण आधारित गुण आधारित गुण आधारित गुण आधारित, ये क्या है गुण? मात्र 20 गुण है जी। 20 दिन लगेंगे आपको सीखने में, 20 दिन, ठीक है। हो सकता है 60 दिन भी लग जाए, क्योंकि पिछले कक्षा में तो 90 दिन लगे। तो 20 गुण है, इसको आपने समझ लिया। 20 गुण है, गुरु को आदि गुण इसको कहते हैं, आपको टोटली बताया जाएगा। 20 गुण को समझ लिए तो समझ लीजिए कि बेड़ा पार हो गया, है ना। तो 20 गुण को समझना है, गुण आधारित चिकित्सा आपको सीखनी है ना, अपने शरीर में। तो यही है गुरु आदि गुण। गुण आधारित जो है आपके ऋषियों द्वारा मिलता है अष्टांग हृदयम चरक संहिता में।
नुकसान में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो जब से मैंने क्या है कि अष्टांग हृदय पढ़ना शुरू किया, मेरे पास जितने भी नुस्खे थे फॉर्मूले थे सब को बहा दिया मेरे घर आके। नहीं है पता है, अब कोई बोलता भी ना कि भाई जी हम आपको एक फार्मूला बताते हैं इस चीज का, तो कान में बंद कर देता हूँ, हमको नहीं सुनना है, बल्कि मैं ये बता देता हूँ उसको, तो मैं उसको अपने शास्त्रों में समेट देता हूँ कि नहीं, तो फिर वो मान भी जाता है। इस प्रकार से है जी। तो आज का क्लास इतना ही। क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो बता देंगे लिंक मिलने में या फिर आचार्य जी अच्छा अष्टांग हृदयम बुक, अष्टांग हृदयम बुक के बारे में पूछ रहे हैं कुछ क्या? जी आचार्य जी। हाँ, तो ये जो अष्टांग हृदयम बुक है व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार डाल दूंगा, थोड़ा आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, आपने रिक्वेस्ट डाला है। तो अष्टांग हृदयम बुक जो है राइटर जो है, वैसे तो इसके जो मुख्य राइटर है यानी कि ये है भागवत ऋषि ने लिखा था मतलब क्या 12वीं शताब्दी में, लेकिन जो हिंदी अनुवाद है डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी जी ने किया हिंदी अनुवाद, तो उस राइटर का लेना है डॉक्टर परमानंद त्रिपाठी। मैं फोटो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग लीजिए, है ना। गुरदर्शन जी अगर किसी को अष्टांग हृदय मिलने में समस्या है तो आप मेरा नंबर डाल दो, ये मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। समस्या है हाँ, ताकि इसको आप व्हाट्सएप करिए, है ना, यानी कि ग्रुप में अपना व्हाट्सएप करिए, और क्या है कि आपको घर पे किताबें भेजी जाएगी, तो पैसे जो देंगे वो बिल्कुल मूल्य रहेगा, ओरिजिनल रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये संख्या भी सब मिलता रहेगा क्लास से जो टॉपिक चलता है। जी नमस्ते। थोड़ा जी जी जी, नंबर सेंड कर देते। जी और मैं नया जुड़ा हूँ इसलिए ताकि संबंध लिंक के माध्यम से